अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है और हमें अल्लाह ताला की हर जो है ना नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं और एक आज़ाद मुल्क की फ़िज़ाओं में हम लोग सांस ले रहे हैं, क्योंकि ग़ुलामी की जो ज़िंदगी है ना वो जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसका जो अंदाज़ा है वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों से बढ़कर और कोई भी नहीं लगा सकता, जो गुज़श्ता कई अशरों से, कई सालों से इसराइल की जारहियत का शिकार हो रहे हैं और आज भी इसराइल की दहशतगर्दी के हाथों अपनी ही सरजमीन पर कैदियों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसराइल की बर्बरियत और वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती का जो है आज दिन मनाया जा रहा है। इसराइली रियासत के क़याम के बाद निहत्ते फ़लस्तीनियों की सेहूनी जुल्म जबर बर्दाश्त करते हुए 74 साल इस वक्त बीत चुके हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो गुज़श्ता 8 बरसों में इसराइली अफवाज के हाथों हर साल औसतन 560 फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आलमी बरादरी और इस्लामी ममालिक की बेहिसी के बाइस फ़लस्तीनी अवाम सेहूनी मजालिम की चक्की में इस वक्त पिस रहे हैं और वो सिर्फ देख रहे हैं और इसके खिलाफ और इसके हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो हमारी दिली हमदर्दियां फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं और हर पाकिस्तानी की दुआ होनी चाहिए और ख्वाहिश भी है कि फ़लस्तीन जल्द अज जल्द आज़ाद हो जाए और आज़ाद फ़ज़ाओं में वो भी हमारी तरह जो है वो सांस ले। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो फिट रहने के लिए जिस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है वो है हमारी डाइट, क्योंकि अगर डाइट पर हम लोग कंट्रोल रखेंगे तो हम लोग मोटे नहीं हो पाएंगे और अगर मोटे नहीं होंगे तो मुख्तलिफ बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। वैसे भी सर्दियों का जो मौसम है ना, इस हवाले से खाने पीने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी हमें मिलती है और कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसी मौसम में खाने को दिल करता है, जैसे कि बेसन, दही और मसालों से बने कड़ी पकोड़े हो गए जो पूरे बरसगीर में बहुत पसंद किए जाते हैं। और कड़ी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये सेहत के एतबार से बहुत अफादियत की हामिल है और ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसी तरह हरा भरा साग और मकई की रोटी इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और हर घर में बनती है। तो साग ना सिर्फ खाने में खुश जायका होता है बल्कि ग़िज़ाई एतबार से भी बहुत अफादियत का हामिल होता है और इसमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम और फलात के अलावा कई दूसरे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। साग और कड़ी न्यूट्रिशन के हवाले से कितनी अहमियत के हामिल है और इनका किस शक्ल में इस्तेमाल किया जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है हमारे लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमशा शहजाद हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। रमशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। रमशा, जैसे मैं बात करी थी कि सर्दियाँ आती हैं तो कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो हम लोग सिर्फ सर्दियों में ही खाते हैं और सबका ये होता है कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हमारे घर में ये चीज़ें बननी चाहिए, जिसमें कड़ी आ जाती है, साग आ जाती है, आ जाता है कचनार आ जाती है और भी बहुत सी ऐसी डिशेज है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमें साग के बारे में बताइए कि ये कितनी अफादियत रखता है अपने अंदर और हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। साग हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताऊं तो सबसे पहले तो वेजिटेबल है, फाइबर रिच है। इसके अलावा इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन के, विटामिन बी, ये सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो वो वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साग जो है हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन मतलब दोपहर में लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम प्रेफर करते हैं कि लंच टाइम लें, क्योंकि इसके साथ हम लोग जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग मक्खन या ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। रोटी चपाती खाते हैं तो उसके ऊपर भी ऑयल ज़्यादा लगा के खाते हैं, तो उसमें यह है कि हैवी हो जाता है वो थोड़ा सा। तो अगर हम उसको दोपहर में ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हमें मिल जाते हैं और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो हम लोग मक्खन और देसी घी और बाकी मसाला जो डालते हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाती है क्या उनकी वजह से? अफादियत कम नहीं होती, लेकिन ये कि उसका फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मक्खन वगैरह ऐड करें। अब वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मक्खन यूज़ कर रहे हैं।
होममेड है या बाहर बाजार ठीक। का बना हुआ ले रहे हैं या देसी घी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप अच्छा। कौन से वाला यूज़ कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा ये होता है स्पाइसेस की, जैसे आपने बात की, तो ऐसे स्पाइसेस से कोई इशू नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती, बट स्पाइसेस का ये इशू आ जाता है कि इफ़ यू कंज्यूम स्पाइसी फूड ऑन डेली बेसिस तो वो आपको बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है, जैसे कि हार्ट बर्न हो जाता है, स्टमक एक्स हो जाती हैं या अल्सर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ जाते हैं फिर। तो बेहतर ये है कि हम नॉर्मल क्वांटिटी में यूज़ करें चीज़ों को, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दिन में कितना पोर्शन लेना चाहिए? मतलब अगर हम उसके साथ कोई सादी रोटी भी खाता है, कोई मकई की रोटी भी खाता है, जिस तरह मैं बताई थी कि उसको कॉम्बिनेशन करके खाया जाता है, तो किस पोर्शन में खाना चाहिए और कौन सा वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है? लाइक आई सेड बिफोर, अगर टाइम की बात करें तो लंच टाइम में कंज्यूम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है वेजिटेबल्स को या फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, तो लंच टाइम ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा जैसे अगर हम चपाती की बात करें तो होल व्हीट की चपाती ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है, क्योंकि वेट गेन का इशू नहीं आता उसके साथ, और चपाती जो नॉर्मल साइज़ की 6 इंचेस की हो तो वो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप मक्खन या ऑयल की बात करें, देसी घी की, तो वो 1 टेबल स्पून इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड वगैरह के इश्यूज़ हैं, उनको स्पेशली ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आप 1 कप कुक्ड अगर आप ले रहे हो वेजिटेबल, उसके साथ आपने 1 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है या देसी घी ले लिया, तो वो इनफ है। इनफ है। और मकई की रोटी के अगर हमें फ़वाइद भी बता दें, क्योंकि वो तो इसके साथ खाए जाते हैं और सबकी पसंदीदा डिश होती है कि साग के साथ हमें मकई की रोटी खानी है, दूसरी रोटी तो नहीं खानी, वो अमूमन हम खाते भी रहते हैं डेली रूटीन में। तो मकई की रोटी के क्या फ़वाइद हैं और उसको हम लोगों को किस तरह कंज्यूम करना चाहिए और कितने पोर्शन में खाना चाहिए? मकई की रोटी के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसको भी हमें, जो हमारी रेगुलर साइज़ की रोटी है उससे थोड़ा छोटा साइज़ होता है उसका, लाइक अगर हम दूसरी चपाती 6 इंचेस के ले रहे हैं तो वो 5 इंचेस के भी हो तो ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, साग ऑलरेडी हेवी होता है, ऑयल उसमें ज़्यादा डला होता है। इसके अलावा जैसे आपने स्पाइसेस की बात की या मक्खन वगैरह हम ले रहे होते हैं उसके साथ, तो फिर ये कि हमें अपना पोर्शन साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ता है उस केस में, क्योंकि हम लोगों को वेट गेन की तरफ भी नहीं जाना होता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप साग या मकई की रोटी ले रहे हो एक टाइम पर, वो ऑलरेडी इतना हैवी मील हो जाता है, मकई की रोटी भी इटसेल्फ के बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो फिर उसमें यही है कि आप अपने बाकी डे के जो मील्स हैं वो उस अकॉर्डिंग प्लान कर लो, कि फिर बाकी दिन में आप थोड़ा सा लाइट खाना खा लो, कोई सैलेड ले ली, फ्रूट्स ले लिए। फिर ये नहीं होना चाहिए ना कि आप डिनर भी उतना ही हैवी कर रहे हैं, उसमें भी आप ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फिर आपको उस अकॉर्डिंग अपने मील्स प्लान करने चाहिए। लेकिन रमशा, आप लाहौरियों को तो जानती हैं कि लाहौरी खाने के कितने शौकीन होते हैं, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम नाश्ते में भी यही खाएं, खाने में भी यही खाएं, और रात का जो लंच डिनर है ना, हम वो भी इन्हीं चीज़ों से करें। तो तीनों टाइम अगर यही खाएंगे हम, तो फिर उनकी सेहत कितनी ख़राब हो सकती है? या खाना ठीक है ये पोर्शन अगर कंट्रोल कर लिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पोर्शन जितना मर्जी हम कंट्रोल कर लें पोर्शन साइज, लेकिन फिर भी अगर हम एक ही चीज़ को 3 दफ़ा खा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अपने दिन में फ्रूट्स की सर्विंग भी लेनी है, वेजिटेबल्स की भी लेनी है, मीट सर्विंग भी पूरी करनी है। इसके अलावा फैट, मिल्क, हमें सारी सर्विंग्स चाहिए। हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए ना एक दिन के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं पूरा दिन, तो फिर हम अपनी बाकी सर्विंग्स कैसे पूरी करेंगे ना? हमें सब फूड ग्रुप्स में से प्रॉपर सर्विंग्स लेनी है। तो फिर वो सिर्फ, अगर हम सिर्फ वेजिटेबल्स खाएंगे तो हमें सिर्फ उसी के बेनिफिट्स मिलेंगे ना, वही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसमें प्रेजेंट है। हमें तो मिल्क भी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, हमें बाकी सारे विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। तो हमें एग, मीट, हर चीज़ चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, हमें प्रॉपर एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम डिफरेंट वैरायटी कंज्यूम करें, डिफरेंट फूड ग्रुप्स में से अपने सारे पोर्शंस को डिवाइड करें। और दूसरा रमशा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी हर घर में ये चीज़ देखी है होती हुई, कि वो साग बनाते हैं, उसके बाद उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, और वो हफ्ते बाद या कोई थोड़े दिनों बाद दोबारा से उसको थोड़ा थोड़ा सा निकाल के गर्म करके खाते हैं। तो हमें बताइए, उसकी अफादियत कम होती जाती है या फिर उसका जायका जो है वो ठीक रहता है, या हमें खाना चाहिए इस तरह फ्रीज़ हुई चीज़ें? अच्छा देखिए, नथिंग इज़ एज न्यूट्रिशियस एज फ्रेश फूड, ठीक है। फ्रेश फूड को हम किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्रीज़ करने से फूड्स का ये है कि उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फ्लेवर एंड टेक्सचर, उसमें फिर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि फ्लेवर वैसा नहीं रहता। जब आप फ्रेश चीज़ कंज्यूम करते हो या आप उसको फ्रीज़ करके 2 to 3 डेज़ बाद यूज़ करते हो, तो फ्लेवर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है।
तो आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप फ्रेश फूड ले सकते हो, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ भी नहीं है कि आप फ्रेश फॉर्म में कंज्यूम करो। अगर आपके पास टाइम है, आप कुक कर सकते हो, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है ना कि हम फ्रीज करें उसको और पुरानी चीज़ों को बार बार खाएं। एग्जैक्टली वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं रहता। जो फ्रेश का मज़ा होता है वो फ्रेश का ही मज़ा होता है। दूसरा, अगर दूसरी साइड पे आ जाए, जैसे मैं बात करी थी कड़ी पकौड़े के हवाले से, और इसकी अफादियत के बारे में हमें बताया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, इवन के लोगों के घर भी भेजा जाता है। मेहमान नवाज तो हम बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ख़ास डिश बनती है और अपने रिश्तेदारों या अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनके घर भेजा जाता है। इसकी अफादियत के हवाले से हमें बताइएगा। कढ़ी में देखें बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसन के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो फाइबर रिच है, ठीक है। अब वो फाइबर रिच है तो उसका ये फ़ायदा है कि एक तो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है हमें, और दूसरा जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ही इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो अंडर कंट्रोल रहता है। तो उस केस में डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो हमें चीज़ का ख्याल रखना होता है वो ये है कि जब हम कड़ी पकौड़ा यूज़ करें तो उसके साथ हम लोग अपना वाटर इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, क्योंकि फाइबर रिच है। तो अगर हम पानी प्रॉपर्ली नहीं ले रहे होंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम लोग ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो फाइबर रिच हैं, तो फिर उसके साथ हम अपना वाटर इंटेक जो है वो भी बहुत अच्छा रखें। लेकिन वही इसी साइड पे मैं आ रही थी रमशा, कि वाटर इंटेक हमारा बिल्कुल कम हो जाता है, मतलब ना होने के बराबर हो जाता है। हम सबका सर्दियाँ आती हैं, तो फिर हमें अगर अपना वाटर इंटेक मेंटेन रखना है, तो फिर हमें अगर पानी नहीं पी रहे तो उनके साथ फिर ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? क्या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम खाएं कि हमारा जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे? हाँ, इसमें यही चीज़ है कि प्यास इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होती सर्दी में, स्वेटिंग इतनी नहीं हो रही होती, तो उस केस में ये है कि फिर हम दूसरे ऑप्शन से, दूसरे ऑल्टरनेटिव से अपनी फ्लूइड इंटेक जो है वो पूरी करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्रूट्स ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, या इसके अलावा हम फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। ऑरेंज का जूस हम ले सकते हैं, कैरेट का जूस ले सकते हैं। तो हम उस फॉर्म में फिर अपना फ्लूइड इंटेक जो है वो वहाँ से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो हमें चाहिए ही चाहिए ना। Exactly, डेली हमें लेना चाहिए वो, तो हमारी वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगी, स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से। और सब्जियों की अगर बात की जाए तो फिर वो किस तरह की हमें खानी चाहिए अगर हमारा वाटर इंटेक पूरा नहीं है? तो सब्जियों में भी यही चीज़ है, जैसे आप उसके जूस की फॉर्म में ले सकते हो, जैसे मैंने बताया कैरेट का जूस ले सकते हो आप, या सैलेड्स की फॉर्म में ले लें। तो वही बात है कि मतलब जो ज़्यादा जूसी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं ना, हम फिर उन ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है फिर, क्योंकि हमारा पर्पस तो यही है ना कि हमने अपनी फ्लूइड इंटेक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। वो हम किसी भी फॉर्म में करें, सिंपल प्लेन वाटर से कर लें या जूसेस की फॉर्म में कर लें, वो तो फिर हमारी मर्जी है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जो पानी का इंटेक है वो पानी के इंटेक से ही वो जो आपका फ्लूइड है लेवल वो पूरा होगा। आप जूसेस पी लें, आप फ्रूट्स खा लें, सब्जियां खा लें, वो उस ऑल्टरनेट नहीं है, ऐसा है? नहीं, वो फ्लूइड इंटेक तो देखें ना, फ्लूइड तो उसमें भी है ना, वो तो काउंट होगा जब हम आपकी पर डे फ्लूइड इंटेक काउंट करते हैं या निकालते हैं। उसमें फिर आपको लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स से, जैसे मिल्क है उससे, या आप कोई भी जूस ले रहे हो, वो सब कुछ फिर फ्लूइड में काउंट होता है ना। ठीक है। तो वो mls आपके वहाँ से पूरे हो जाते हैं। और हमें रमशा बताइए, जैसे साग और कढ़ी की जैसे मैं बात की थी, इसके अलावा और कौन कौन सी मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी चीज़ें हैं जो हमें मौसम ये जब चेंज होता है तो हमें लाजमी खानी चाहिए, जो हमारी सेहत की या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में शामिल होती है? जितने भी न्यू फ्रूट्स आते हैं ना, या न्यू वेजिटेबल्स आते हैं, जब भी सीज़न चेंज होता है हमें वो ज़रूर लेने चाहिए, कोई भी हो। जैसे कि अब कैरेट्स आ जाएंगी, कचनार आ जाएगी, या इसके अलावा अब साग वगैरह हैं, तो हमें ये सारी ऑप्शंस ज़रूर लेनी चाहिए। अब जैसे कैरेट्स हैं, उसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा है, विच इज़ गुड फॉर आवर आइज़। तो इस तरह से जो भी न्यू फ्रूट या वेजिटेबल आता है हमें वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सबके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं और किसी न किसी वे में वो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक भी रखते हैं और हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद भी। और दूसरा, आपने भी देखा होगा रमशा, आजकल सिट्टा हर जगह, और बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। इसकी क्या फ़ायदे हैं, और क्या हमें घर पर बना के खाना चाहिए, बाहर से खा सकते हैं हम? अगर घर में बना सकते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बाहर से भी ले लें तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसी फ्राइड आइटम नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हो कि हमारी हेल्थ के लिए किसी भी वे में हार्मफुल है। ठीक है, तो आप ले सकते हो, बच्चे भी आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके अलावा जो भुने हुए चने मिलते हैं, मकई मिलती है, मतलब डिफरेंट हमें ठेले से मिलते हैं, पीनट्स मिलती हैं,
ये खा लेनी चाहिए? एज लॉन्ग एज अगर वो साफ है तो ठीक है। खा लेनी चाहिए, फिर कोई इशू नहीं है कोई उसमें। नुकसान तो नहीं है नहीं, उसका? नहीं, कोई क्योंकि issue नहीं सर्दियों में ये सौगातें ही होती हैं जो हमें हर जगह नजर आ रही होती है, और हर कोई मंचिंग के लिए ये चीजें खाने के शौकीन होते हैं कि चलो मंचिंग कर ली अगर हमने कोई हैवी कुछ नहीं खाना बल्कि तो। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बजाय से कि हम लोग कोई फ्राइड आइटम खाएं, कोई ऐसी चीज़ें स्नैक्स के तौर पर लें, तो ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि हम कोई ड्राई फ्रूट ले लें, या जैसे ठीक। आपने बात की चने वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें ले लें, तो ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। ठीक है जी, मतलब खा सकते हैं, इसके कोई नुकसानात नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ कि आप देख लें कि हाइजीन का ख्याल रखा हो और अच्छी चीज़ मिल रही हो। रमशा शहजादा हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। रमशा, बहुत शुक्रिया आपके Thank वक्त you का, so आप यहाँ much. पर आई हैं, और जिसने हम बात करते थे कि मौसमी जो डिशेज़ हैं वो आजकल हर घर में पक रही हैं, लेकिन उनकी अफादियत क्या है, उनके नुकसानात क्या है, वो हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना डिस्कस किया जाए, आपको पता चले कि जो जो हमारे घर में डिशेस पक रही हैं उनकी क्या फ़वाइद सामने आ सकते हैं या हैं। तो इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के साथ। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए दुबई में जारी रंगारंग दुबई एक्सपो 2020 की, जिसका इनाकात कोरोना की वजह से एक साल मौखर कर दिया गया था, और इस एक्सपो में 200 के करीब ममालिक शामिल हो रहे थे और बेशतर ममालिक की जानिब से पवेलियन कायम किए गए। और हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि इस एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन की खूब धूम मची हुई है, और पाकिस्तान की जानिब से जैसे इवेंट्स का इनाकात किया जा रहा है वो काबिल तहसीन भी है, और उसमें सबसे खास बात नौजवानों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस का भी एहतमाम किया जा रहा है। और गुज़श्ता हफ्ते की अगर मैं आपको बात बताती चलूँ तो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनाकात किया गया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के वज़ा करदा स्टार्टअप पंजाब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया गया है, जबकि पंजाब के 20 मुंतखब स्टार्टअप्स ने मुनफरिद आइडियाज आलमी सरमायाकारों के सामने भी पेश किए हैं। और पंजाब IT बोर्ड ने एंटरप्रेन्योरशिप और सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के साथ 2 मुफाहमती यादाश्तों पर भी इस पर दस्तखत कर लिए। और इस कॉन्फ्रेंस में एंटरप्रेन्योर्स की नुमाइंदगी भी एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हाफिज मोहम्मद अहमद से ही करवाई गई है। तो ये कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब रही है और इसके मकासद क्या थे, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद अहमद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। अहमद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हाफिज साहब, दुबई एक्सपो की बात कर रहे थे, तो जिसमें मैं बता रही थी कि आपने स्टार्टअप्स के हवाले से आलमी जो सरमायाकारों के सामने जो हमारे स्टार्टअप्स हैं नौजवानों के, वो पेश किया आपने। तो हमें बताइएगा ये पंजाब हुकूमत का और जो टेफ्टा का कितना बड़ा जो कदम था, और इस हवाले से जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो यूथ है उनको कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहले इसमें मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अली सलमान साहब जो टेफ्टा के चेयरपर्सन हैं, मियां असलम इकबाल कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, पंजाब गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये जो कोर्सेज यहाँ पे होते थे हमारे यहाँ, वो टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, अभी हमें दुनिया का मुकाबला करना है। ठीक है। तो अभी जो कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो उस टेक्निकल स्किल्स के हवाले से बहुत बड़ा काम हो रहा है। मल्टीपल कोर्सेज लेके आ रहा है टेफ्टा, पंजाब गवर्नमेंट मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे आप देखें कि वर्ल्ड बैंक और ADB के ऑफिशियल्स वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनके साथ पार्टनरशिप से और वो लोग कुछ फंडिंग करेंगे, इस तरह मिलजुल के काम होगा। ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डिग्री के अलावा कोई ना कोई स्किल्स, हम हमेशा बात करते हैं कि स्किल्स होनी चाहिए, हाँ। तो स्किल्स अब लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी एक्सपो में, अगर हम बात करें। तो कब तक ये जो स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है, कब तक ये इसका आगाज हो जाएगा? क्या आगाज कुच कोर्सेज का तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कुछ का आने वाले हफ्तों में और आने वाले महीनों में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कौन कौन से कोर्सेज जो हैं हमें इसमें नजर आएंगे, और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लोगों को मिल सकती हैं, खासतौर पर यंगस्टर्स को मिल सकती हैं इसमें? इसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज हैं। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं तो अमेजोन के हवाले से भी इसमें कोर्स है, अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट का, कि आप अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर फेसबुक मार्केट प्लेस, अभी अमेजोन की तरह फेसबुक ने भी अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च कर दी है, तो उसका कोर्स इसमें शामिल है। फिर ईबे है, शॉपिफाई है, इट्सी है, दराज है, फूड पांडा है,
मतलब मेरे ख्याल में कोई कमी रह नहीं गई है। जो भी ऐसे कोर्सेज हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो सीख के आप 3 से 4 महीने में, 5 महीने में अर्निंग के काबिल हो जाते हैं, वो सारे कोर्सेज अब इसमें शामिल किए जा रहे हैं। मतलब जैसे अभी आपने अमेज़ोन की बात की है, तो इससे पहले अमेज़ोन जब आया तो हमारी हुकूमत की जानिब से इतना उसको मतलब नहीं लिया गया एक कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें इससे बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं जनरेट हो सकती हैं, लोगों को अवेयरनेस के हवाले से मतलब अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी नहीं है। गवर्नमेंट का काम है आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देना, सहूलत ला के दे देना, फिर कुछ हमने भी करना है। हम सारा कुछ गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। अब देखें अमेज़ोन आ गया पाकिस्तान में, अब ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लेकिन एक लेमैन कहाँ जाके सीखेगा कि हमें अमेज़ोन पर जाके किस तरह रजिस्टर करवाना है या हमें किस तरह वहाँ पर जो है वो पहुँच सकते हैं। नहीं, सिखाने के लिए बहुत सारे लोग, हम खुद भी सिखा रहे हैं, बहुत से लोग हम सिखा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने आपको रास्ता दिखा दिया। अब उंगली पकड़ के तो वो एक एक बंदे का अमेज़ोन पे अकाउंट नहीं बनाना, गवर्नमेंट ने तो ये नहीं करना। ये तो हम लोगों ने खुद करना है, मिलजुल के एक दूसरे का काम करना है। हम फेसबुक पे हमने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लोगों को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह मिलजुल के काम हो रहा है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इतना इसमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी जिस तरह ये टेप्टा से और पंजाब गवर्नमेंट से अब ये जो कोर्सेज आ रहे हैं, अब अगर कोई बंदा कोर्स कर लेता है, उसके बाद उसका काम है वो उसको जाके अपने स्किल को बेचना अपवर्क पे, फाइवर पे। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो एक एक बंदे की उंगली पकड़ के उनको जाके फ्रीलांसिंग साइट्स पे उनको ऑर्डर्स लेके दे। कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ गवर्नमेंट आपका साथ दे रही, तो मिलजुल के काम होता है। तो जिन कोर्सेज की अहमद साहब आप बात कर रहे हैं, ये अफोर्डेबल है? मतलब एक आम बंदा, अगर एक लेमैन जो है, अगर वो इस तरह का कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो अफोर्डेबल है? उसकी पॉकेट पे भारी तो नहीं पड़ेंगे? देखिए, कुछ कोर्सेज तो फ्री भी होते हैं, ठीक है, कुछ पेड होते हैं, लेकिन भारी अगर आप एक डिग्री से इसको कंपेयर करें ना, जो 4 साल में आप यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, उसकी निस्बत तो 10 या 20% भी इसकी कॉस्ट नहीं होगी। और इसमें आप 3 से 4 महीने या 5 महीने में अर्निंग के काबिल हो जाते हैं। तो एक हम इसमें ये नहीं कह सकते कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इसमें अफोर्डेबल भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। ठीक है। तो मतलब लेमैन इसको आसानी से कोई भी आदमी अफोर्ड करके सीख सकता है। ये जो हमारी यूथ है वो आके अपने जो है स्किल्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कर सकती है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो मार्केट में किस तरह के स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? अगर हमारे जो यूथ है जो हमें देख रही है, उनको अगर पता होना चाहिए कि एक होता है ना कि फर्स्ट 10 जो कैटेगरीज होती हैं वो उनकी तरफ ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसकी आ रही होती है, तो किस तरह का स्किल होना चाहिए आपके अंदर? देखिए, स्किल कोई भी है, ऐसा स्किल जो आप इंटरनेशनली सेल कर सकें। उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है, उसमें अमेज़न VA भी आ जाता है। अच्छा, अमेज़न के अंदर अब मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग चले जाते हैं प्राइवेट लेबल की तरफ, कि अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से बेचना है अमेज़न पे या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना। कुछ लोग आ जाते हैं अमेज़न होलसेल में, कि जैसे एप्पल है, सैमसंग है, कोई भी ब्रांड ऑलरेडी चल रहा है, उसी की प्रोडक्ट लेके रीसेल कर देना। ठीक है। फिर कुछ लोग आ जाते हैं इट्सी के अंदर। पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो इट्सी एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस हो सकती है इंटरनेशनली, कि उस पर हैंडमेड चीज़ें बिकती हैं। तो कुछ लोग इट्सी पे अपनी हैंडमेड चीज़ें बेच रहे हैं पाकिस्तान से बैठ के, कुछ लोग ईबे पे बेच रहे हैं, कुछ लोग दराज पे। ये दराज तो चले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, OLX वगैरह हो गया, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इस वक्त जो टॉप की जो कैटेगरी है वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की है। और उसमें आप लोगों को ये जान के खुशी होगी, अगर आप अपवर्क या फाइवर जो इंटरनेशनल साइट्स हैं वहाँ पे जाके देखें, आपको टॉप 10 में 7 या 8 पाकिस्तानी मिलते हैं अब, जो कि आज से अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं तो उस पर इंडियन या फिलिपीन या बांग्लादेश के लोग टॉप पे होते थे। तो अभी माशाल्लाह बहुत बेहतर काम इसमें हो रहा है और लोग इसमें आगे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अहमद साहब, एक जो बड़ा ड्रॉबैक या प्रॉब्लम कह ले वो आ रहा है पेपैल के हवाले से, कि ट्रांजैक्शंस नहीं होती या पेमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं। क्या इस हवाले से कोई इकदाम उठाने कि आपको लगता है कि इस पर भी बात हो रही है, या इस हवाले से भी इस कंपनी को पाकिस्तान में लाया जाए जैसे अमेज़न को लाया गया? इस हवाले से हमारी उस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, वर्ल्ड बैंक और ADB के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी हमने, उन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं आप लोगों के। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम हमने बताया वो यही था कि पेमेंट गेटवे का प्रॉब्लम है। यहाँ पे अब जाहिर है आपके जो क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं पेपाल में पे करना, और हमारे पास पेपाल है नहीं, उसमें फिर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन उसमें एक तो पेमेंट गेटवे अभी पंजाब गवर्नमेंट टेफ्टा के इश्तराक से लेके आ रही है। वो अभी अगले चंद दिनों में वो टेफ्टा खुद ही अनाउंस करेगा, हमें वहाँ पे डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी उसको ऑन एयर नहीं बता सकते। तो एक पेमेंट गेटवे का कुछ मसला हमारा हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो जब ये मसला हल हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी इस काम में। इसके अलावा क्या आलमी इदारों से आप लोगों की डिस्कशन हुई है कि और किस तरह की चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ा ई-कॉमर्स या स्टार्टअप्स के हवाले से? मेन चैलेंज हमारा पेमेंट गेटवे का पेमेंट का ही, क्योंकि स्किल्स तो देखें यहाँ पे लोगों के पास हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लोग अपने स्किल्स बेच रहे हैं। अक्सर लोगों को बस यही प्रॉब्लम आ जाता था कि जी हम पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम यह है कि पहले लोगों को 9 to 5 की लूप से निकालना, हम लोगों को मुश्किल से कन्विंस करते हैं कि जी आप आएँ, फ्रीलांसिंग करें, अपना काम करें,
वो फिर आगे आके जब पेमेंट गेटवे का मसला बनता है तो वहाँ से और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि एक तो ये रिस्क लेना कि जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, और फिर जब पेमेंट का मसला आ जाए तो अभी इंशाल्लाह मसला क्योंकि हल होने जा रहा है इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी अभी तो अगर हम दूसरा देखें, पियोनियर के थ्रू, ट्रांसफरवाइज के थ्रू अब पेमेंट्स मिल जाती हैं, लेकिन पेपाल यकीनन हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर वो हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग हम 2 या 3 गुना अपनी बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान से जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि इससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान से लेबर एक्सपोर्ट होती थी, अभी स्किल लेबर एक्सपोर्ट होती है, यानी अभी आपको जाना नहीं पड़ता, आप यहाँ बैठ के अपने सर्विसेज बाहर देते हैं, आउटसोर्स वो लोग आपसे करते हैं। तो अब ये जो टेफ्टा, पंजाब गवर्नमेंट, हम लोग जो मिलके सब काम कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आप स्किल सीखें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में बैठें, काम बाहर करें, अर्निंग डॉलर में और पाउंड में करें और खर्च पाकिस्तान में करें। खर्च पाकिस्तान में करें, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के बाद या इस एक्सपोजर के बाद आप कह सकते हैं कि बेहतरी आने के इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स में या स्टार्टअप्स में। जी बिल्कुल। लेकिन जो 20 मुंतखब हुए हैं हमारे पंजाब के जो स्टार्टअप्स थे और उनको आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, हमें बताइएगा वो किस तरह के स्टार्टअप्स थे और आलमी इदारों ने उनको किस तरह जो है वो लिया और उनकी किस तरह जो है वो प्रेज उनको किया। वो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया, फूड पांडा के लोग थे, कुछ और rosie.pk हमारी कंपनी थी, कॉमरेड्स, मल्टीपल लोग थे। हमारा असल मकसद वहाँ पे इंटरनेशनली ये रिप्रेजेंट करना था कि पाकिस्तान में अब ये सारे काम हो रहे हैं। पहले नहीं होते थे, लेकिन अब इस पे काम हो रहा है। अब इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो उसका हमें फायदा ये होगा और हुआ है ऑलरेडी भी कि अब आलमी बैंक जो है वो हमें फंडिंग करेंगे यहाँ पे कुछ पंजाब में। ये स्पेसिफिकली ये जो टेफ्टा का ये काम था ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से था, तो पंजाब के अंदर तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा काम ऑलरेडी हो भी रहा है और मजीद होने जा भी रहा है। तो वहाँ पे हम देखें दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन की जो परफॉर्मेंस है वो भी रही, तो क्या गैर मुल्कियों ने वहाँ पर विजिट किया, उनको सराहा गया, किस तरह की एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? हमने वहाँ पे देखा कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा दूसरे मुल्कों के लोग नजर आए वहाँ पे, क्योंकि सकाफत हमारी वहाँ पे दिखाई जा रही थी और बड़ा ज़बरदस्त। हमने बाकी पवेलियन भी विजिट किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पवेलियन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पवेलियन था और बहुत सारे फॉरेनर्स को हमने देखा कि वो पाकिस्तानी पवेलियन को विजिट कर रहे थे। शाम को वहाँ पे कल्चरल शो होता था, उस पर भी अगर आप देखें तो 10 या 20% पाकिस्तानी होते थे, बाकी सारे दूसरे मुल्कों के लोग होते थे। तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो आलमी सतह पे उजागर हो रहा है। दूसरा मुझे बताइएगा आप अहमद साहब के आलमी इदारों के सामने आपने कौन कौन से मतलब जो चैलेंजेस हैं वो पेश किए जो हमारे नौजवानों को पेश आ रहे हैं इस हवाले से? चैलेंजेस पेमेंट गेटवे के थे, बस यही था। जी, क्योंकि असल प्रॉब्लम ही हमारा पेमेंट्स का है, बाकी तो कोई ऐसे इश्यूज थे नहीं। स्किल डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम हो रहा है। पेमेंट गेटवे का भी मैंने बताया कि आपको पंजाब गवर्नमेंट ने उस पर काम किया है, टेफ्टा ने मिलके, तो वो भी इंशाल्लाह करीब उसको भी लेके आ रहे हैं। तो ये अब मसाइल इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दूसरा अहमद साहब हम देखते हैं कि लोग जहाँ पर एक तरफ बहुत बड़ी तादाद ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग की तरफ आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, लेकिन बहुत से लोग फ्रॉड का भी जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाते हैं, हम लोग इस साइट पर नहीं आ रहे। मतलब उनका जो कह रहे कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर जो भरोसा है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है इस साइट पे, तो क्या उनको कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है या लोग आ रहे हैं उसी तरह? नहीं, लोग आ रहे हैं। जो फ्रॉड की आप बात करें, जो फ्रीलांसर्स के साथ फ्रॉड होता है वो बाज दफा इसी पेमेंट गेटवे की वजह से होता है। एक बंदे के पास पेपाल है, वो कहता है कि आप मेरे पेपाल में पैसे मंगवा लें, मैं आपको दे दूंगा। अब वो किसी के पैसे लेके भाग जाता है और ये हुआ है पाकिस्तान में। एक बंदे के पेपाल में 10 लोगों के उसने पेमेंट ली और वो भाग गया। अब जो बच्चा जिसको हम मुश्किल से कन्विंस करके फ्रीलांसिंग की तरफ ला रहे हैं, उसको अगर पहले ही महीने या दूसरे महीने उसके पैसे नहीं मिले तो वो भागेगा इससे। लेकिन उनको फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप पियोनियर में पेमेंट लें, आप अपवर्क फाइबर के थ्रू पेमेंट लें, और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन उस हवाले से अवेयरनेस मेरे ख्याल से लोगों को नहीं है, इस वजह से ये जो फ्रॉड्स हैं ये सारे रुनुमा हो रहे हैं। हाफिज मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एंटरप्रेन्योर है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह दुबई एक्सपो की हम बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और टेफ्टा की जानिब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनकी न्यू आइडियाज़ को प्रमोट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो जनाब मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि यंगस्टर्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, उनके आइडियाज़ को हम सामने लेकर आ सके लोगों के सामने या दुनिया के सामने। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब आपके साथ एक
ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करते हैं जो यकीनन आपको भी हैरान करेगी और मोटिवेट भी करेगी, जिस तरह उन्होंने मुझे भी हैरान किया और मोटिवेट किया है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना छोटे मोटे वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन उन वाक़यात का मर्दाना वार मुकाबला करना और उन हालात को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना मेरे ख्याल से बेशक बहुत ही हिम्मत वाला काम होता है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने साबित किया है कि अ मैन कैन बी डायड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। जनाब, कुछ अर्सा कबल कत्ल के एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले उन साहब को सेशन कोर्ट में सजाए मौत दी गई, जिसकी अपील उन्होंने हाई कोर्ट में की और उस ट्रायल के दौरान अपनी तालीम जारी रखी और जेल में रहते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन की, एमए पॉलिटिकल साइंस किया और देन एलएलबी की डिग्री भी हासिल की और 2017 में उन्हें हाई कोर्ट की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया और अब उसी हाई कोर्ट में वकालत भी कर रहे हैं। वो अदालत में एक मुल्जिम की हैसियत में पेश होने से लेकर एक वकील के तौर पर पेश होने का उनका जो सफ़र है ये कैसा रहा है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट राय मोहम्मद अयास हैं। अयास साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं बेहतरीन। आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। अयास साहब, मतलब मैं जब आपके बारे में सुन रही थी और पढ़ रही थी, मेरे लिए तो एक बहुत ज़्यादा हैरानकुन चीज़ थी और एक मोटिवेशनल चीज़ भी थी कि हम किस तरह ज़िंदगी में कौन कौन से वाक़यात हमारे साथ पेश आ जाते हैं। हमें बताइए, जेल में हमने सुना है कि लोग जाकर मज़ीद जराइम पेशा बन जाते हैं, उनका जो माइंड सेट है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन आपने जेल में इतना मुस्बत अंदाज में किस तरह उसको सोचा कि आप ये कर सकते हैं, मतलब अपनी थिंकिंग को किस तरह पॉजिटिव रखा आपने? मुनीबा, एग्जैक्टली यही सिस्टम है कि जब बंदा जेल में जाता है तो उसका क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात की जब तक आप पे ब्लेसिंग्स नहीं ना होती, कोई भी सोच आपके दिमाग में नहीं आ सकती। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की जानिब से था। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि नहीं, आपने अपने टाइम को पॉजिटिवली कंज्यूम करना है। ठीक है। सबसे पहली बात ये थी कि मैं बेगुनाह था इस केस में। ठीक है। और शायद उस बेगुनाही के डिफेंस में अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना ये एजुकेशनल करियर मेरा जो था वो स्टार्ट करवाया। तो अल्लाह ताला ने, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जानिब से था और मैंने ये सारा काम जो है वो जेल में रह के किया। ये नहीं कि क्रिमिनल नेटवर्क्स के साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं हुए, वो हुए, लेकिन मैंने उनकी साइकी को समझने की कोशिश की। ठीक है। कि व्हाई दे इन्वॉल्व इन द क्राइम। ठीक है तो इंसान, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। और इंसान सिराते मुस्तकीम की तरफ भी चल सकता है और रॉन्ग वे की तरफ भी चल सकता है, तो उनकी साइकी को मैंने बड़ा एड्रेस किया वहाँ आके। मतलब आपके दिमाग में जो एक पॉइंट था, मुझे जो समझ आई कि आप बेगुनाह थे और इस चीज को ही आप आगे लेकर चले और आपकी जो सोच थी वो मुस्बत रही। जी बिल्कुल, कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, हम जानना चाहते हैं इस केस के बारे में जिसमें आपको सजाए मौत दी गई थी। किस चीज का केस था और क्या था, उसकी प्रोसीडिंग क्या थी? मुनीबा, ये एक फेक मर्डर केस था मेरे पे, मेरे फैमिली मेंबर्स पे। ठीक है। और ये इस तरह का मर्डर केस था जिसको मैंने होते भी नहीं था देखा। अच्छा। ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ फाइल्स को भरने के लिए, सॉरी टू से मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पे नाराज हो जाए शायद, फाइल्स को भरने के लिए, अपनी प्रोग्रेस को शो करवाने के लिए बहुत से बेगुनाह बंदों को इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि रिश्वत का बाजार जैसे हाँ। गर्म है। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व कर दिया। और फिर ट्रायल कोर्ट्स का सिनेरियो आपके सामने है कि ट्रायल कोर्ट ने ना कुछ सोचा ना समझा और कैपिटल पनिशमेंट दे दी। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली सीन था। तो कितनी उम्र थी जब आपको सजा हुई थी, जब आप जेल में गए हैं, और फिर ये जो कैसे आप बाइज्जत बरी हुए, ये कामयाबी कैसे मिली फिर आपको? मुनीबा, मेरी उम्र 18 साल 3 माह थी बस। अगर मैं 18 साल से एक दिन भी कम होता तो मैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में फाल करता और मुझे कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी हो सकती। ठीक है। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मुझे एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़ दिखानी थी कि तुमने ज़िंदगी में नेक्स्ट कोई रोल अदा करना है। ठीक है। तो इस वजह से मुझे इस केस में सारा जो है 18 साल एज से ज्यादा एज होने की वजह से सजाए मौत सुनाई गई। ये सीन था। और कितने साल आप जेल में रहे? मैं तकरीबन इस सारी लिटिगेशन में 8 साल का अरसा जो है वो मैंने फेस किया। 8 साल आप 4 साल तो मैं डेथ पेनल्टी के सेल में, यानी जिसको काल कोठरी कहते हैं सारे, उसमें रहा।
तो वहाँ पर मतलब काल कोठरी सुनकर ही ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते जी, हैं, जी। मतलब लोग डर जाते हैं कि हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या सोचती और किस, मतलब मुझे ये जानना है कि आप क्या पहले ही सोच कर गए हुए थे, या मतलब बचपन से माइंडसेट होता है ना कि हमने ये बनना है, इस फील्ड में जाना है, वहाँ पर जाके सोचा है या पहले से ही माइंडसेट में? अगर आप मेरे बचपन की तरफ जाएंगे हाँ। तो मैं एक पॉलिटिकल माइंड बंदा था। ठीक है। लॉ स्टूडेंट फेडरेशन एक का प्रेसिडेंट था मैं 18 साल की उम्र में ही, गुजरांवाला डिवीज़न का सारी का। ठीक है। तो मेरा इरादा तो था कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और कोई मिनिस्टर अपॉइंट होऊंगा, लेकिन मैं सजाए मौत का कैदी अपॉइंट हो गया। ठीक। ठीक है, तो लॉ के साथ मेरा कोई किसी भी तरीके कोई से लेना देना नहीं था, कोई लेना कोई देना दूर दूर तक वास्ता No नहीं था way, कि मैंने इस no साइड पर way। जाना है। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, कोई कहता है तुम यूके चले जाओ फर्दर स्टडीज़ के लिए, कोई कहता है तुम CSP बन जाओ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मैंने ये देखा है कि अल्लाह ने मेरे लिए ये फील्ड चूज़ की है और शायद अल्लाह ताला मेरे से इस फील्ड में कोई काम लेना चाहता, ठीक है। इस वजह से आई विल नेवर क्विट दिस फील्ड। ठीक है। और ये फील्ड इतनी ब्रॉडर है, इतनी ब्रॉडर है कि आप जब चाहें स्विच कर जाएं जिस मर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो कैसे फिर आपने पढ़ाई पर वहाँ पर रह के कैसे फोकस किया, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, देन MA जो है पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर LLB भी कर लिया? अनफॉर्चुनेटली मुनीबा, ये जो जेल की स्टडी है इसमें आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, इट इज़ अ सेल्फ स्टडी। ओके। ठीक है, आप किताबों के साथ, मैं तकरीबन 12 से 14 घंटे 16 घंटे तक सम टाइम मैं चला जाता था, क्योंकि चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाला ही कोई नहीं। आपको अगर एक इंग्लिश के वर्ड की ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास देयर इज़ नो एक्सेस टू गूगल। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, ना कोई Manual- उस्ताद है ना कोई और हाँ जी, है। मैनुअल डिक्शनरी होती थी और उसमें भी कुछ लफ्ज़ आपको समझ आ जाते थे, हाँ। कुछ नहीं आते थे। लेकिन जंग थी मेरे लिए, अपने साथ ही। अपने साथ भी, सिस्टम के साथ भी, और उस जंग को मैंने बड़ा प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैं उसमें कामयाब हुआ। मतलब जो अमला था जेल का, यहाँ पे महकमा जेल खाना आजाद, मतलब किसी ने कोई हौसला अफजाई की हो, यहाँ के कहा हो कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मतलब जेल में रह के तुम पढ़ रहे हो, हौसला अफजाई मैं आपको बताता हूँ, एक SSP चौधरी असगर गुज्जर साहब हैं, अब फैसलाबाद जेल में लगे हैं। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव विद मी। ठीक है। DIG जेल खाना जात कामरान अंजम साहब, ही वॉज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव विद मी। लेकिन कामरान साहब के साथ मैं MA इंग्लिश करना चाहता था, उन्होंने मेरी इलेक्ट्रिक डिक्शनरी नहीं आने दी। मेरा आज भी उस पे उनके साथ इख्तलाफ है। अच्छा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपको उस तरह अकोमोडेट नहीं कर सकती या करती नहीं, ठीक है, जिस तरह होना चाहिए। रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है। प्रिजन लॉज में। आपको क्या लगता है, मतलब वहाँ पर रह के क्या आपको लगा, किस तरह की रिफॉर्म्स अभी भी लाना जरूरत है, उस पर मतलब काम करने की जरूरत है अभी भी हमें? देखिए मुनीबा, सबसे पहले तो आपको इनकरेज करना चाहिए कैदियों का, दे आर ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। उनके साथ एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब इधर सिस्टम हो रहा है, ठीक। प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की जो ट्रेनिंग की जाती है ना, वो इस तरह की जाती है कि हर बंदा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसको आपने जितना हो सके दबाना है और ताकि ये क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। Exactly. लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो 95% लोगों को, बेगुनाह इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व कर देता है केस में। अब वो क्या करते हैं, वो सबको एक लेवल पे रखते हैं, ठीक है। तो रिफॉर्म्स अगर मैं खोल के बैठूं तो आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, वो बड़ा लंबा सीन है। मतलब बहुत क्रिमिनल ज़्यादा जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म, प्रिजन सिस्टम में रिफॉर्म, रिहैबिलिटेशन के लिए मामलात करने, ठीक है, ये सारे। अब देखें एडिक्शन की एक्सेस, बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिस्कशन हो तो सकती है। जब आप बाहर आए, रिहा होके बाहर आए, जब आपने वकालत शुरू की, तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने आपके साथ किस तरह ताउन किया, किस तरह आपके साथ रहे वो? मुनीबा देखें, डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सिस्टम में। एक कल्चरल गैप आ जाता है आपके दरमियान। ठीक है। 8 साल पहले आप कुछ सोचते हैं, Exactly, हाँ। ठीक है, और 8 साल बाद जिंदगी कहाँ तक डेवलप हो गई होती है। वो लोग आपको अपने साथ नहीं समझते, वो कहते हैं मे बी ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। जेल से आने वाले को कोई भी पॉजिटिवली नहीं लेता, ठीक है। ठीक है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जब मैं इस सिस्टम में आया, ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस
शुरू की तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब लोग जो हैं वो मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरी समझ लें, ठीक है, या मतलब वो चाहते हैं कि इसको हम डिस्कवर करें कि ये क्या बंदा है। एग्जैक्टली हाँ, इसने क्या किया है वहाँ पर जाके, जी। किस तरह अपनी नई जिंदगी मेरे जी, ख्याल से कि है उसको आगे लेकर चले। मुझे बताइए किस तरह के अभी केसेस आप लड़ रहे हैं, और अगर आपको कोई ऐसा केस मिल जाता है कि आपको पता चले कि ये भी बेगुनाह है लेकिन इसको भी फ्रेम किया गया है मेरी तरह, तो फिर उसको किस तरह ट्रीट करते हैं आप? मुनीबा, मेरी लॉ फर्म जो है ना वो काम कर रही है ह्यूमन राइट से रिलेटेड, ठीक है। वी आर एट वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है। उसमें हम जब हमें ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि ये बंदा एक तो इनोसेंट है और दूसरा ये पे नहीं कर सकता, हम उसका केस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ठीक है। और जो मेरी प्रायोरिटी में लिटिगेशन है वो है स्पेशल कोर्ट्स, जिसमें सेंट्रल कोर्ट है, नैब के केसेस हैं, क्योंकि मेरा मैं समझता हूँ कि मेरा अब जो चैलेंजिंग फेज आ गया ना वो सिर्फ नीचे लेवल पे नहीं है, अच्छा, वो सिस्टम के साथ है। मैंने सिस्टम में कुछ रोल अदा करना, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स मैं सारी डील कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के केसेस और सुप्रीम कोर्ट के केसेस मैं असिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने मुझे इतना एक्सपीरियंस दे दिया कि मैं मर्डर केस की FIR पढ़ के बता देता हूँ कि इस बंदे के साथ आगे क्या होने वाला। अच्छा, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है मेरे पे कि फाइल को स्मेल कर लेता हूँ कि जज का माइंड इधर क्या बनेगा, मतलब वो किस साइड को फैसला जो है ना वो देगा। एडवोकेट राय मोहम्मद अयाज हमारे साथ मौजूद थे। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कहानी जान के, और जनाब इंस्पायरिंग स्टोरी थी मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। और इसमें से जो हमने अखज़ किया है वो ये किया है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा आना चाहिए, फिर आप दुनिया भी फतह कर सकते हैं। वहीं आप एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस की, जिसकी पाकिस्तान में चौथी लहर कुछ थमने ही वाली थी कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से एक खौफनाक इंकशाफ सामने आया है, और जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया जा रहा है। ये 5वीं किस्म है जिसके बाइस तशवीश करार दिया गया है, और जिसे पहले अल्फा था, गैमा था, बीटा हमने देखा, देन डेल्टा को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था, और वायरस की नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। और कोरोना वायरस की नई किस्म साबका इकसाम के लहरों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभरी है, और जिससे पता चलता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलने की भी सलाहियत रखती है, जो फेफड़ों को ज़्यादा तबाह कर सकती है। और वायरस की नई किस्म कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक है, और इस किस्म के पाकिस्तान आने के कितने चांसेस हैं, और पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इस हवाले से तैयार है भी है कि नहीं है, इन सब मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, अभी हम वापस आ ही रहे थे बैक टू नॉर्मल लाइफ, ये नई जो वेरिएंट का जनूबी अफ्रीका के वेरिएंट की गूंज सुनाई देने लग गई है। बताइएगा कितनी खतरनाक है ये बाकी जो वेरिएंट से? देखिए मुनीबा, ये 24 नवंबर को यानी 5 दिन पहले ये मंजर आम पे आई, और मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, डायरेक्टर जनरल, उनको बड़ा खराज तहसीन देना चाहिए कि उन्होंने फ़ौरन ही उसी दिन जब उन्होंने देखी ओमिक्रॉन की म्यूटेशंस तो उसी वक्त रिपोर्ट कर दी, और तभी हमें पता चला, वरना शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलता। और इसके बाद देखें, ये कहना कि ये इसके असरात क्या होंगे ये कबल वक्त होगा, अभी 4 दिन तो हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये वो म्यूटेशंस हैं जो तादाद में और सबसे ज़्यादा हैं किसी भी एक, क्योंकि जैसे आपने डेल्टा का जिक्र किया उसमें सिर्फ 7 म्यूटेशंस थी, ठीक है, इसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं एकदम, और 50 से ज़्यादा यानी 51 हैं, और उसमें से 30 के करीब स्पाइक प्रोटीन्स में हैं, जो आप वायरस दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीनों पे, उसमें कांटे देख रहे हैं, कांटों को हम स्पाइक्स कहते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोटीन होती है उसको ग्लाइकोप्रोटीन एस कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन, और वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है कि जब सांस के ज़रिए ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होती है, फेफड़ों में इन कांटों के ज़रिए ही वो लगती है आपके जिस्म में और अंदर जाती है। तो ज़ाहिर है अगर उनमें इतनी वेरिएशंस आएंगी तो ये लगाव का चांस ज़्यादा हो जाएगा,
कि एक तो तादाद ज़्यादा, एक थोड़े फासले से लगेगी और थोड़े एक्सपोजर से भी लग सकेगी। अच्छा। दूसरा ये है कि इसमें अहमियत ये भी है कि जितनी भी वैक्सीन अब तक बनी हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, सब यूनिट है या वायरल वेक्टर, तमाम की तमाम टारगेट करती हैं उसी डोमेन को, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन एस को, ठीक है। कि वो उन्हीं को ही डैमेज करती हैं, वायरस को इतना डैमेज नहीं करती, इसके असेंबली सिस्टम को डैमेज करती हैं। और जो हमारी ये दवाइयात हैं जो हम यूज़ करते हैं इलाज के लिए, वो भी हम इसी के अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन्स के करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कंसर्न तो ये होगा क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कि क्या वो अभी भी प्रोटेक्टेड होंगे इनके ओमिक्रॉन की जो म्यूटेशंस आई हैं उससे या नहीं। इस पे हमारी यूनिवर्सिटी तो पहले ही काम कर रही थी इम्यूनोजेनेसिटी पे, और अभी भी कर रही है, और दुनिया के भी तमाम साइंसदान सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और तकरीबन तमाम कंपनीज़ ने इंक्लूडिंग मॉडर्ना ने, फाइज़र ने नई ये म्यूटेशन के बाद जो वायरस ये आरएनए वायरस नमूदार हुई है उस पर काम करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन्स को शायद तब्दील करना पड़ेगा, जो कि 2 हफ्ते में आनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में, जो नई किस्म की नई जनरेशन ऑफ वैक्सीन। तो इसलिए अभी ये सारा कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि किस कदर इसका इम्पेक्ट क्या होगा विरुलेंस पे या इसकी इन्फेक्टिव पोटेंशियल पे। मगर जो हिस्ट्री इस वायरस की है 2019 के बाद, वो यही देखा गया है कि हर वेरिएशन इन आरएनए या म्यूटेशन के बाद ये ज्यादा स्ट्रांग हुई है, कम स्ट्रांग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप भी दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। जर्मनी में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और दुनिया का वो हिस्सा जहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो कितना रिस्क पे है और उसकी वजह से हम कितने रिस्क पर आ सकते हैं? देखें, जब 2019 में ये वायरस नमूदार हुई हॉर्सशू बैट में अंदर 2 वायरसेस मिलके एक मिली, तो ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस बन गई, और इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं 39,000 हैं। तो यानी कि 39,000 म्यूटेशंस आ सकती हैं इसमें। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो उस वक्त कोशिश की गई कि इसको वुहान तक महदूद किया जाए। मेरा ख्याल चाइना ने बहुत स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू लगा दिया, बिल्कुल, लेकिन नहीं कर सका, पूरे चाइना में फैली और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। तो इसलिए इसकी जो भी म्यूटेशन आई, चाहे B117 आई जब यूके से शुरू हुई या इंडिया से डेल्टा वेरिएंट शुरू हुआ, तो आपको पता है कि हर मुल्क ने अपने टाइम बड़ा काम किया कि कोशिश की फ्लाइटें बंद कर दें, ये बंद कर दें, लेकिन रोक नहीं सका, एकदम फैला। बिल्कुल। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना अल्लाह ताला तो कर ही सकते हैं, वो तो जब चाहेंगे वो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई मौजज़ा ही होगा कि इसको रोका जाए, कि इसको फैलाव को, ख़ासकर जबकि हमें पता है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ म्यूटेशंस, 51 बहुत ज़्यादा म्यूटेशन, बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली, और उनमें से 31 स्पाइक प्रोटीन्स में है जिससे इसने लगना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा पहले ये बड़े हमने स्ट्रेस किया, और आपने भी बहुत कोशिश की कि जब तक इस वायरस को हम रुखसत नहीं करते दुनिया से, लाहौर से या पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से, एग्जैक्टली, देखें जब तक ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी आप नहीं क्रिएट करेंगे, आप इस वायरस को चांस देते जा रहे हैं कि ये बदलती रहे, और ये कीमती जाने भी लेगी और आपको और हमें मजबूर भी करेगी और हमारी इकोनॉमी भी तबाह करेगी। उसका एक ही हल है कि तमाम दुनिया के लोग वैक्सीनेट अपने आप को कराएं, सिर्फ लाहौरिये या पाकिस्तानी नहीं, तमाम दुनिया। अब आपको पता है अफ्रीका में इस वक्त सिर्फ 6 से 7% लोग वैक्सीनेटेड हैं, पाकिस्तान में 50% के करीब हैं। ये बहुत कम है नंबर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे ही कोरोना के केसेस कम हुए थे, लोगों ने भी और हुकूमत ने भी जो है वैक्सीन के हवाले से आंखें खोली थी और स्लो डाउन हो गए थे। अभी भी हमें जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, उनको पूछते हैं तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होती। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बजाय बूस्टर जाने के, जिनको अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ढूंढ के वैक्सीन की जो ड्राइव है दोबारा से शुरू की जाए, उसकी तरफ दोबारा से आया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन के हवाले से हमें करना चाहिए, या इसके हवाले से मजीद भी हुकूमत को इकदाम उठाने की जरूरत है? क्योंकि इस वक्त ना लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, क्योंकि केसेस नहीं आ रहे थे तो लोगों ने मास्क पहनना भी जो है गवारा नहीं किया, वो भी उतार के फेंक दिए। तो क्या लगता है आपको? देखें, मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है इस दफ़ा, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फ़्लाइट्स बंद कर दी और उन्होंने टेस्टिंग का सिस्टम बहाल कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको,
क्योंकि आपको जो शादियाँ आपकी लाहौर में इस वक्त 500-500 हज़ार लोगों की हो रही हैं, उनको रोकना पड़ेगा। इंडोर शादियों पे पाबंदी लगानी पड़ेगी या बहुत कम लोगों के साथ आप करें। इसी तरह जो मजहबी नेचर के इज्तिमात हैं, जो आपके इलेक्शन होने जा रहा है उसके इज्तिमात हैं, उनको रोकना पड़ेगा आपको। और जो मास्क है उसकी फिर ज़ीरो टॉलरेंस आपको लानी पड़ेगी। पहले लेयर में जो हमने सारी पाबंदियां लगाई थी वही दोबारा आना चाहिए। और एक आपके जो आम देखने और सुनने वाले हैं उनको तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे अपना ख्याल करें कि अगर उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, जैसे आधे लाहौर को तो शुगर ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही वो उसको कंट्रोल रखें और अपने आप को अच्छी एक सेहत में रखें, एक्सरसाइज करके, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेके, ताकि अगर कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस उनको लगती है तो उससे उनका बेहतर चांस हो रिकवरी का। इसी तरह विटामिन डी का हमने बहुत रोल देखा है इस बीमारी में, कि क्योंकि पाकिस्तान में 80% का विटामिन डी कम है कि जिनका जब हमने विटामिन डी ऑप्टिमम किया तो इसके मुज़र असरात इस वायरस के और बाकी वायरसेस के भी बहुत कम हो जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें पता हैं उनका तो फ़ायदा हासिल करें। बाकी तो ये अभी 4-5 दिन हुए हैं इसको मंजर आम पे दुनिया में आए हुए इनकी ये ओमिक्रॉन को, इसका टाइम से पता चलेगा। लेकिन ख़दशात यही हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसका लगाव भी बढ़ेगा और इसकी वेरुलेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये वायरस ऐसी है कि आपके जिस्म में जब दाखिल होती है तो ये कई अरब के करीब पार्टिकल्स में यानी कि ये डिवाइड होती है। तो इतनी रैपिडली डिवाइडिंग वायरस जो है और इतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन जब इसकी ज़्यादा होगी तो इसने मज़ीद म्यूटेट करना है। वो ये कह रहे हैं कि ये फेफड़ों को बहुत जल्दी मुतासर कर रही है, तबाह कर देती है। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता अगर हमें ये पाकिस्तान में आ जाता है तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार है इसे मुकाबला करने के लिए? देखिए, वो तो कभी किसी मुल्क का भी हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं हो सकता। ज़ाहिर है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस वक्त हम कोशिश ये करें कि जिस कदर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कम कर सकें, उसका यही तरीका है कि अपने बॉर्डर सिक्योर करें। जो 4 ममालिक से फ़्लाइटों का उन्होंने पाबंदी की, अच्छा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पैसेंजर्स आते हैं साउथ अफ्रीका से या उधर से बोट्सवाना वगैरह से हमारे डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं, यानी वो दुबई के ज़रिए आते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होगा कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को देखा जाए कि कहाँ से ये पैसेंजर ओरिजिनेट करके पाकिस्तान आ रहे हैं। आ तो सब दुबई से ही रहे हैं ट्रांजिट में या कतर से आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारे फ़्लाइटें हैं भी नहीं इनकी। लेकिन इसी तरह जब इंडिया में डेल्टा आया था तो वो भी दुबई के ज़रिए ही हमें एंटर हुआ था। तो हमें इसलिए सबसे पहले इंटरनेशनली एक लॉबिंग करनी चाहिए कि चाहे दुबई में हो चाहे कहीं हो, कि इस चीज़ को वहीं पे फ़िल्टर करना चाहिए, बजाय पाकिस्तान में आ जाए तो फिर हम कह दें कि क्वारंटाइन लोग कर लेंगे, होम क्वारंटाइन वो तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में कानून की इन्फोर्समेंट आपको पता है कि हम इट्स समथिंग वी कैनॉट बी प्राउड अबाउट। तो वो कहाँ पे होनी है? जैसे इंग्लैंड वगैरह तो 5,000 पाउंड फाइन करता है और रिकवर भी करता है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हमें अपना हकीकत भी देखनी है कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से फ़्लाइटें आ रही हैं उनको तावन के लिए कहें और वहाँ से हम इसको रोकें, क्योंकि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। यहाँ पे जब होगा, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत तेज़ी से फैलेगा और फिर हॉस्पिटल्स अभी हमारे डेंगू से स्ट्रगल कर रहे हैं। डेंगू है, स्मॉग है, ऑलरेडी हेल्थ सिस्टम पर एक बोझ पड़ा हुआ है। स्मॉग और उसके बाद फेफड़ों की बीमारियां, तो हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इसको हम इतनी आसानी से अपने मुल्क को इन्वेड करने दें। और दूसरा सर, लोगों का फिर ये आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने दोनों डोज अपनी लगवा ली है, क्या वो सेव रहेंगे इससे या उनको भी दोबारा से एक नई न्यू ड्राइव शुरू करनी पड़ेगी वैक्सीनेशन के हवाले से? देखें, इस वक्त तमाम वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मॉडर्ना है, फाइज़र है, साइनोफार्म है, कैंसाइनो है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया नई जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स पे, और ये आई थिंक 2 हफ्तों में हम देखेंगे आनी शुरू हो जाएंगी। इस वक्त जो बूस्टर का सिलसिला है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि बूस्टर आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। तो बेस्ट ये होगा कि वो अपने एहतियात करें, जो हम बार बार कह रहे हैं, मास्क। और क्या बुजुर्गों को भी बूस्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए था? वो देखें, वो पहले जो हम कह रहे थे कि बूस्टर जिनको 6 माह से ज़्यादा कंप्लीट किए हुए हैं वो लगवा लें, लेकिन वो अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो अभी म्यूटेशंस 50 के करीब आई हैं, क्या इनमें भी इफेक्टिव रहेगी कि नहीं। अभी की दुनिया में ये बहुत काम हो रहा है, दिन रात हो रहा है,
और मेरा ख्याल है हफ्ते या 10 दिन में हमें ये आइडिया हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल बहुत अच्छा किया कंपनीज़ ने कि नहीं, इस म्यूटेशन के बाद जो वायरस है उसके अगेंस्ट वैक्सीन तैयार हो रही हैं और वो 2 हफ्ते में हो जाएंगी। तो बेहतर तो ये होगा कि अब अगर वो बूस्टर लगाएंगे और अगर फिर वो लगवानी पड़ गई उनको, तो फिर उनको इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन शायद उनके लिए सेफ़ ना हो एल्डरली के लिए। तो बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो लगवा चुके हैं लगवा लिए, लेकिन वैक्सीन लगाने का ये मतलब हरगिज़ ना वो लें कि वो अब आज़ाद हो गए मास्क से भी, पुरहजूम शादियों पे भी, पुरहजूम जलसे जुलूसों पे भी, मसाजिद में भी जा सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवॉइड करें। कोई भी एक इंसान कहीं से भी लेके इस वायरस को आएगा, बिल्कुल ऐसे ही वो फिर भी उन्हें एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिस्क फैक्टर फिर भी हमारे ऊपर उतना ही मंडला रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह जनाब हम रोज़ आपको ये कहते हैं कि अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, और जो ये नई 5वीं लहर आ रही है कोरोना वायरस की, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि आप लोगों ने एहतियात करनी है, तो हम भी ये कहेंगे कि जनाब एहतियात करें। तो आज का जो शो का टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।